नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 63 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या, खून से सना मिला शव, लालबर्रा के बोरी टोला की घटना। 8वीं के बाद बंद हो जाती है दिव्यांग छात्रों की पढ़ाई, जिले में नहीं सुविधाएं, भोपाल, इंदौर, नागपुर तक नहीं पहुंच पाते छात्र। दर्ज संख्या में अटक गई पढ़ाई, एक कमरे में 5 कक्षाओं को पढ़ा रहे एक शिक्षक। बूढ़ी तालाब से हटेगा अतिक्रमण, नगरपालिका जल्द शुरू करेगा मुहिम। रंगारंग समारोह के साथ 17वें बाल महोत्सव का हुआ समापन, 26 स्कूल के छात्र हुए शामिल। 4 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का आरोपी पहुंचा वारासिवनी उपजेल। प्रदेश शासन का फैसला, खिलाड़ियों को शासकीय नौकरियों में मिलेगा 5% आरक्षण। धूमधाम से मनाया जा रहा सत्य साईं बाबा का 94वां जन्मोत्सव, श्री सत्य साईं सेवा संगठन का आयोजन। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति डॉक्टर चिन्मयानंद का हुआ स्वागत, जिले भर में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। चलिए आपको अब बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बोरी के अंतर्गत आने वाले बोरीटोला मंदिर चौक के समीप खेत में 23 नवंबर को प्रातः 7 बजे बोरीटोला निवासी 63 वर्षीय वृद्ध नागोजी पिता भैयालाल बोपचे जाति पवार की खून से सनी लाश मिलने से सनसनी फैल गई एवं इस घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना ग्राम पंचायत बोरी के सरपंच प्रतिनिधि वसीम खान के द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके पश्चात मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा घटना की जांच की गई एवं बालाघाट से एफएसएल की टीम को बुलवाया गया, जिनके द्वारा आवश्यक जानकारियां एकत्रित की गई। शव परीक्षण के दौरान शव के विभिन्न हिस्सों में धारदार हथियार के निशान पाए गए। मौके पर पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा पहुंचाया गया, जहां खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टीसी मेश्राम के द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पद्मेश न्यूज से चर्चा में मृतक के पुत्र सुरेंद्र बोपचे ने बताया कि 22 नवंबर को रात्रि में 8 बजे खाना खाने के बाद उनके पिताजी सोने के लिए जा रहा हूं कर चले गए थे, जो हमेशा मंदिर चौक में झोपड़ी नुमा साइकिल स्टोर्स की दुकान में ही सोते थे और उन्होंने कहा कि वे सुबह 4 बजे पैरा की बेड बांधने के लिए आ जाएंगे, लेकिन जब वे सुबह घर नहीं आए तो उन्होंने सोचा कि शायद नींद नहीं खुली होगी या किसी के साथ में होंगे। उसके बाद भी जब वे नहीं आए तो प्रातः 7 बजे उन्होंने साइकिल स्टोर्स में जाकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था, जहां उन्होंने कुछ देर तक रहकर अन्य लोगों से पूछताछ की। उसी समय एक लड़के ने आकर बताया कि आपके पिताजी तो समीप ही खेत में मृत अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। रात में हम खाना वाना खाए 8 बजे, उसके बाद में उन्होंने बोले बैलों को कोठे में बांधे। उसके बाद में बोलते हैं मैं जा रहा हूँ सोने। क्या है कि छोटा सा झोड़ा टाइप का साइकिल स्टोर से, तो हमेशा वहीं पे सोते थे, खाना पीना घर पे था। उसके बाद में बोलता है मैं 4 बजे बेड आटने आऊँगा, लेकिन 4 बजे जब नहीं आया तो मैंने क्या सोचा कि आज नींद नहीं खुली होगी या फिर किसी साथ में होंगे, इसलिए वो नहीं आ पाए। उसके बाद में सुबह 7 बजे मैं गया उनको ढूंढने के लिए। एक गाँव का एक व्यक्ति उन्होंने कॉल किया कि बोलता तेरे पापा कहाँ गए रहे, उनके बोझा बांधने गए थे, तो वो बोझा रचने के लिए उन्हें ढूंढे होंगे, तुमको मिले नहीं। फिर मैं गया देखने, तो मैं घड़ी भर दुकान का दरवाज़ा खुला था। उसके बाद में घड़ी भर मैं बैठा भी वहाँ। फिर थोड़ी देर बाद में एक लड़का आया, गुण लड़का, उसने बताया अरे वो तो पढ़े रह गया था तेरे पापा कहता है। फिर भी नज़र पड़ी वहाँ पे कि बंदी में ये घटना हुई थी। तो किसी से कोई दुश्मनी वगैरह इसके पहले? कोई दुश्मनी नहीं, वो उनका पूरा गाँव चाहिए था उनका। तो किसी के ऊपर शक वगैरह आपको? देखो किस पे शक करूँ, सब तो अच्छे थे उसके, क्योंकि निःशुल्क हर किसी की मदद में जाते थे। बोरी सरपंच प्रतिनिधि वसीम खान ने बताया कि बोरीटोला निवासी नागोजी बोपचे की अज्ञात तत्वों के द्वारा हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना मिलने पर जाकर देखा गया तो उनके खेत में उनकी लाश पड़ी हुई थी, जिनके शरीर में चोट के निशान थे, जिसकी सूचना उनके द्वारा तत्काल पुलिस को दी गई। हमारे यहाँ ग्राम बोरी पंचायत के ग्राम बोरीटोला निवासी नागोजी बोपचे का जो है अज्ञात तत्वों द्वारा मर्डर कर दिया गया है। और आज सुबह गांव के महाजन के द्वारा मुझे सूचना दी गई। जब हम लोग गए देखे तो वास्तव में वो बंदी खेत में एक लाश पड़ी हुई थी उनकी,
और देखा तो उनको 2-3 जगह घाव बने हुए थे, चोट के निशान थे, जिस पे हमारे द्वारा जो है पुलिस को, लालबरा पुलिस थाने को सूचना दी गई। पुलिस को तत्काल जो है उस पर टीआई श्री रोमड़े साहब ने तत्काल एक्शन लेते हुए उस पर जो है तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं और अभी लाश का पंचनामा वगैरह बना है जगह पे, स्थान पे, और बयान वगैरह ले रहे हैं, एसडीएम के लिए आए हुए हैं। थाना प्रभारी मनसाराम रोमड़े के द्वारा पुलिस बल के साथ पहुंचकर लाश बरामद कर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। थाना प्रभारी मनसाराम रोमड़े ने बताया कि बोरी टोला में नागोजी बोपचे की उनकी झोपड़ी के पीछे मृत अवस्था में लाश मिलने की सूचना मिलने पर वह मौका स्थल पर पहुंचकर एफएसएल टीम के द्वारा बारीकी से निरीक्षण किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया मृतक के शरीर में घाव के निशान पाए जाने पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। ये थाना लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत बोरी टोला गाँव है, जहाँ पर नागोजी बोपचे करीब 63 साल उम्र है इनके टपरिया के पीछे मृत अवस्था में मिले हैं। जो सवेरे उनके परिवारजनों ने खबर दी और पुलिस को खबर करने पर यहाँ पर मौके पे एफएसएल टीम को बुलवा के, डॉग स्क्वाड बुलवा के पूरा घटना स्थल का निरीक्षण किया है। प्रथम दृष्टया मृतक के शरीर पर जो घाव है, घाव के आधार पर प्रथम दृष्टया 302 का प्रकरण लगा है, जिससे कि उनके लड़के की तरफ से 302 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कायम किया है और पूरा क्षेत्र सर्चिंग की है। एफएसएल टीम के द्वारा बारीकी से उसका निरीक्षण किया है। वरिष्ठ अधिकारियों में श्रीमान एसडीओपी महोदय और एडिशनल एसपी महोदय भी पधारे हैं मौके पे, जिनके निर्देश प्राप्त किए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी खबर करने के पश्चात उनके निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल मृतक की बॉडी को पीएम के लिए रवाना कर दी गई है। परिजनों ने सर किसी पे आरोप लगाया? अभी किसी प्रकार से किसी पर कोई शंका व्यक्त नहीं की है। परिजनों से भी हमारे दोनों लड़कों से बात हुई है, मृतक के दोनों लड़कों से, किसी पे कोई अभी शक शुबा नहीं बताया। दुकान है वो, दुकान है। चलो इस वर्ष भीषण गर्मी को देखते हुए शहर के भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने और वर्षों से खाली पड़े बूढ़ी तालाब को पुनः जीवित करने के लिए जिला प्रशासन और नगर पालिका ने साझा मुहिम शुरू की। इस वर्ष हुई झमाझम बारिश में तालाब का जलस्तर अच्छा खासा बढ़ गया। इस कारण अतिक्रमण कर तालाब में निवास करने वाले लोगों को परेशानी भी हुई, लेकिन नगर पालिका आगामी दिनों में अतिक्रमण को हटाकर तालाब को पूरी तरह संरक्षित करने की योजना बना रही है। नहीं, वो जो अगर तालाब में जो घर बने वो तो अतिक्रमण के दायरे में, तो सर उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा? अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे। अभी बारिश के कारण रोक दिया था, लेकिन अभी कुछ स्थिति है कि अतिक्रमण हटाना मतलब एक तात्कालिक नहीं होता। उनकी वैकल्पिक व्यवस्था भी तो देखेंगे कि अगर उनको हम हटाते तो वहाँ कहाँ उनकी व्यवस्था करें ताकि उसको हटाया जा सके। वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासी बताते हैं कि तालाब में पानी भर जाने की वजह से लगातार डर बना हुआ है और दूसरी ओर गंदगी के कारण उनका जीना मुहाल हो गया है। बहुत दिक्कत है, बास आती, पूरी मछलियाँ मर रही है, बास आ रही, बच्चे बीमार होते हैं, तो ठंडा पूरा घर। अच्छा, जैसा पानी भरा रहता है तो क्या ऐसा दुर्घटना की आशंका नहीं रहती? आशंका बहुत आशंका, हम लोग को पानी बंद कर, जब हम लोग को परेशानी तो होती थी नहीं। तो कभी बाढ़ गंदगी मच्छर इतने कैसे करो? आपके जो बाढ़ पार्षद हैं, नगर पालिका अध्यक्ष है, सीएमओ है, कभी आप लोगों ने इनसे चर्चा की इस संबंध में?
वार्ड के लोगों का कहना है कि इस विषय पर उनके द्वारा नगर पालिका परिषद के जिम्मेदारों को जानकारी दी गई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। पानी की बहुत गंदगी सर, पानी मछलियां मर रही है और 1-2 बार हमारे घर डूब गए सर। अभी भी हमारा घर गीला है, बाजू वाले घर में तो पूरा ही गीला घुस गया था पानी और मछलियाँ मर रही, उससे हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो रही सर। अच्छा, और इसके अलावा क्या दिक्कत है? और गए थे हम लोग, बीच में पानी भर गया था तो हमारी लेडी से गई थी कलेक्टर के पास में, कोई सुनवाई नहीं हो रही सर हमारी, और सोच के भी हमारे को बहुत तकलीफ जा रही सर। शौचालय नहीं बने? नहीं है सर हमारा, क्योंकि पानी भर गया चारों तरफ, गहरीकरण हो गया, हम कहाँ जाए क्या करें हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन? बस पानी की निकासी होना चाहिए, हम भी रहे उनका भी चलना चाहिए, हमको भी थोड़ी तकलीफ नहीं होना। बच्चे छोटे छोटे क्या करें कैसा करें हमको समझ में नहीं। वर्षों से तालाब की ओर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, अतिक्रमण हुआ और लोगों ने इस पर अपने आशियाने खड़े कर लिए। नींद टूटी तो पता चला कि तालाब अतिक्रमण का शिकार हो चुका है, उसमें जल भरा हुआ तो स्थानीय लोगों को परेशानी शुरू हुई। अब कौन किसे अपनी परेशानी बताए यह समझ में नहीं आ रहा है। सच क्या है और किसे तकलीफ है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। देखना अब यह है कि पानी बचाने अतिक्रमण हटाने की मुहिम से स्थानीय जन कितने अधिक प्रभावित होते हैं। चलिए आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो एक बार फिर मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों की मैदानी स्तर पर पोल खोल रही है। विभाग के द्वारा आए दिन बनाए जाने वाले नियमों के कारण जिले के दर्जनों स्कूल के शिक्षक और छात्र बेबस नजर आ रहे हैं। इस बात की बानगी जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर परसवाड़ा पंचायत में दिखाई दे रही, जहां पर दर्ज संख्या के आधार पर महज 2 शिक्षक रखे गए हैं। इसमें से एक शिक्षक स्वास्थ्य कारणों से लंबी छुट्टी पर है तो दूसरे शिक्षक 5 कक्षाओं का अध्यापन कार्य, मध्याह्न भोजन सहित अन्य व्यवस्था अकेले संभाल रहे हैं। ऐसे में पढ़ाई कैसे हो इस पर आप स्वयं विचार कर सकते हैं। चलिए जानते हैं स्कूल के शिक्षक की परेशानी उन्हीं की जुबानी। कितनी कक्षा संचालित होती है यहाँ पे? 5 जी। और सर एक ही कक्षा में पूरे बच्चों को बैठा के रखे हैं आपने? बिठाया नहीं सर, मैं बताया ना अपनी समस्या कि बच्चे उधर बैठाएं तो वो आपस में लड़ेंगे और चिल्लाएंगे, आवाज़ करने लगते हैं, इसलिए यही मैं बिठाया हूँ। तो स्टाफ की कमी है मतलब आपके यहाँ? स्टाफ नहीं सर है, स्टाफ है, लेकिन उनकी आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए अभी छुट्टी। 5वीं तक क्लास है जी। और टीचर कितने हैं? 2 टीचर हैं जी। तो 2 टीचर 5 क्लास में कवर कर लेते हैं? हाँ जी, कम बच्चे। कितनी है दर्ज संख्या? 34 है ना। अच्छा, एक साल एक परिसर के अंतर्गत ये विलय क्यों नहीं हो पाया स्कूल का? यहाँ इसलिए नहीं कि बच्चे कम हैं सर। अतिवर्षा और बाढ़ की वजह से जिला मुख्यालय से लगे हुए खैरी और कुमारी पंचायत के 3 सैकड़ा से अधिक किसानों की फसल खराब हो गई। अब मुआवजे के लिए ज्यादा दिन किसानों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान एसडीएम केसी बोपचे ने बताया कि तहसीलदारों के माध्यम से फसल का सर्वे कार्य की सूची शासन स्तर तक भेज दी गई है। बजट स्वीकृत हो चुका है। जैसे ही ग्लोबल बजट खाते में आएगा किसानों के खाते में राशि जमा करवा दी जाएगी। इसके लिए अब ज्यादा दिन का इंतजार नहीं करना होगा। अपनी फसलों का मुआवजा नहीं मिल पाया? नहीं, इनका जो पात्र किसान है उनका राशि स्वीकृत हो गया है, तहसीलदार स्तर से उसकी आदेश हो गए हैं। जैसे हमें ग्लोबल बजट से राशि प्राप्त होती है, अभी चूँकि ग्लोबल बजट में राशि उपलब्ध नहीं है और लोगों का पेमेंट भी हुआ है और जैसी राशि आती है उनका पेमेंट होता जाता है, कोई किसी का पेमेंट रुकता नहीं है, लगातार ये प्रक्रिया जारी रहती है। शासन की बेरुख की वजह से जिले के दिव्यांग छात्र 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह बड़ा ही कड़वा सच है जिसे सुनकर शायद हम सभी को आश्चर्य हो। मध्य प्रदेश शासन सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा CWSN दिव्यांग छात्रावास शहर के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय के निकट शुरू किया गया है, जिसमें छात्रावास और स्कूल में 8वीं तक पढ़ाई एक साथ की जाती है। लेकिन इसके बाद जिला स्तर पर कोई दिव्यांग स्कूल नहीं है, जिससे अधिकांश छात्र आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। इसके पीछे बड़ी वजह छात्रों को घर से स्कूल की दूरी सहित अन्य सुविधा का न होना बताया जाता है। एक परेशानी यह भी है कि आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल से छात्रावास की व्यवस्था इंदौर, भोपाल और नागपुर जैसे बड़े शहरों में है, जहां तक जिले वासियों का जाना बहुत कम हो जाता है, या फिर दर्ज संख्या और दिव्यांगों की संख्या अधिक होने की वजह से उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाता। इस कारण हर वर्ष दर्जनों बच्चे 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते। इसको शासन 9वीं 10वीं 11वीं कर सकती है। बच्चों में जो प्रॉब्लम होती है 8वीं के बाद, कुछ बच्चे दिव्यांग बच्चे होने के कारण पेरेंट्स इनको बाहर नहीं भेज पाते छात्रावास पढ़ाने, तो घर में रहते हैं और शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। इनमें इनका भविष्य को लॉस हो जाता है।
तो और कहाँ कहाँ स्कूल है इनके? इनकी स्कूल है भोपाल, इंदौर, नागपुर, जबलपुर में ऐसी दिव्यांग हॉस्टल है जहाँ पे शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। लगभग कितने बच्चे हैं अपने यहाँ पर? 50 सीटर है हमारा। तो शासन से क्या चाहते हैं आप? शासन से ही चाहते हैं कि इन बच्चों के लिए और आगे वाली क्लासें खोली जाए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बालाघाट में। जी जी जी, इसी छात्रावास में या फिर दूसरी छात्रावास। जिले के स्कूलों में कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने के अहम मकसद को लेकर नगर पालिका के हॉकी ग्राउंड मैदान में आयोजित 4 दिवसीय बाल समारोह का आज समापन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर विधानसभा उपाध्यक्ष शीना कावरे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रतियोगिता के आखिरी दिन सांस्कृतिक रैली का आयोजन किया गया। वहीं मार्च पास्ट के साथ सभी स्कूलों के ध्वज को उतारा गया। इस समापन कार्यक्रम में मौजूद विधानसभा उपाध्यक्ष शीना कावरे ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए स्वेच्छा अनुदान राशि के तहत 50,000 रुपये देने की घोषणा की। वहीं बच्चों के प्रयास को काफी बेहतर बताया। वहीं समिति अध्यक्ष त्रिलोक चंद कोचर ने आयोजन समिति को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। इस दौरान मुख्य अतिथियों के द्वारा विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। और मैं आगे की बात आपसे कहूं, इसलिए इसके और महोदया को अपनी बात कहने के लिए, अपने आशीर्वचन देने के लिए इन बच्चों के लिए महोदय मैं आमंत्रित कर रहा हूं। नूतन कर बैठ जाइए आप सभी लोग। आप बड़े बच्चों को पुरस्कार मिले, इसके पूर्व मैं उस सूत्रधार को आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसका अभिनंदन करें। सभी संस्थाओं को यहाँ लाने का पूरा श्रेय भाई नरोत्तम। और इसी प्रकार सी समूह में बालक वन रक्षा खींच में तो मैं ऐसे समारोह के लिए, ताकि ऐसे समारोह भविष्य में भी बहुत शानदार तरीके से आयोजित हो, इसके लिए अपना जो विधानसभा उपाध्यक्ष को स्वेच्छा अनुदान राशि मिलती है उससे 50,000 रुपये देने की यहाँ घोषणा करती हूँ। और आप सब लोगों को जो इस मंच पर उपस्थित हैं बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं त्रिलोक अंकल को दूंगी कि हम लोग 17 तारीख को लांजी में एक कार्यक्रम में मिले थे, स्वास्थ्य शिविर था और उसमें उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरा आना हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन परिस्थिति ऐसी निर्मित हुई कि 23 तारीख के दिन भोपाल से मैं आज सुबह ही लौटी हूँ। और आप सबके 5 करोड़ रुपया मैं एनआरआई जो बालाघाट के विदेश में है उनसे इकट्ठा करके शासन से पैसा मिले या नहीं मिले मैं उस स्टेडियम बनवा के दूंगा। हमें स्टेडियम चाहिए जो घास होती है, स्टेडियम इसको नहीं कहते हैं। और स्टेडियम बच्चे खेले कैसे, यहाँ तो गिनेंगे तो लगेगी। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, आप अभी ऐसे पढ़ते हैं कि कर सकते हैं, राइट टू एजुकेशन है तो राइट टू प्ले क्यों नहीं है बच्चों के लिए? तो राइट टू प्ले नियम पास होना चाहिए विधानसभा में, फिर संसद में कि राइट टू प्ले भी बच्चों का अधिकार है। जिले में खेल ग्राउंड की कमी और उनकी दुर्दशा को लेकर शासन स्तर पर अब तक कोई प्रयास नहीं किए जाने के बाद फुटबॉल संघ के अध्यक्ष त्रिलोक चंद कोचर ने जिले में प्राइवेट तौर पर स्टेडियम तैयार करने का ऐलान किया है। इस संदर्भ में श्री कोचर ने कहा कि 70 साल से आज तक बालाघाट में कोई भी सरकार स्टेडियम का निर्माण नहीं करा पाई है। वहीं जो स्टेडियम नगर में है उसकी हालत भी काफ़ी खराब है, क्योंकि वहां खेल के अलावा अन्य प्रायोजनों के लिए भी मैदान का उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि वह प्राइवेट स्तर पर स्टेडियम का निर्माण करेंगे और उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार स्टेडियम को लेकर कोई कदम उठाएगी। इस मामले में विधानसभा उपाध्यक्ष शीना कावरे ने कहा कि बालाघाट में स्टेडियम बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है और हम चाहते हैं कि स्टेडियम के लिए जमीन वह स्वयं तय करे और हमारा यही प्रयास होगा कि बालाघाट में एक बेहतर स्टेडियम हो जिसमें खेल प्रतिभा निखर सके। देखिए, जो बात उन्होंने बोला है वो बिल्कुल सही है और वही चीज़ हमारे सामने है। मैंने अभी उनसे मंच पे ये कहा है कि आपकी निगाह में कोई ऐसा जिसके जो आप सोच रहे हो वैसा कोई स्थान यदि हो तो उसको दिखवाएं। और मैंने अपने जो जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनसे भी कहा है कि कोई ऐसी ज़मीन जो वाकई हम सब हमारे जो बच्चे के खेलने के मैदान के लिए कोई सूटेबल जगह हमको बताएं तो हमको शासन स्तर से उसको हम पूरी प्रोसेस करके करेंगे भी और शासन से हम राशि भी दिलवाएंगे। उन्होंने तो घोषणा की ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर ग्राउंड बच्चों को मिले। मैम, कई बार एस्ट्रोटर्फ की घोषणा हो चुकी है पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा, लेकिन आज तक इस पर कुछ अमल नहीं किया। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर तो मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन
हमारे जो वर्तमान के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, उनसे मैंने हमारे बालाघाट के लिए एस्ट्रोटर्फ के लिए बोला है और उन्होंने मुझे जैसे ही मैंने उनके हाथ में कागज़ दिया तो मुझसे कहा कि अरे ये तो करना ही है। और आप जानते हो कि कमलनाथ जी का ऐसा बोलना, वो केवल बोलते नहीं है, करते हैं। देखिए, हमने इसलिए निर्णय लिया कि प्राइवेट गवर्नमेंट से हम और कुछ नहीं लेंगे, ज़मीन भी यदि वो नहीं दिए तो हम कभी ज़मीन खरीद लेंगे। आज गवर्नमेंट के हाथ में रहता है तो कभी विधायक के यहाँ शादी होती है वो मैदान दे देते हैं, कभी किसी नेता का प्रोग्राम होता है तो मैदान दे देते हैं, वो लोग मैदान में बांस गाड़ के और सब। मैं जानता हूँ कि अधिकारियों की भी मजबूरी है कि वो इसका विरोध नहीं कर सकते। मैं भी मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। हमारे 27 ग्राउंड है जिसमें कलेक्टर की मर्जी से भी कलेक्टर वहाँ एक बांस नहीं गड़ा सकता, जो हमारे ग्राउंड है। बालाघाट में डिग्री कॉलेज से लेकर जैन हॉस्पिटल से लेकर हर सुविधा को प्राइवेट लोगों ने बना के रखा है। ये भी स्टेडियम का काम प्राइवेट लगा। मैंने 10 लाख रुपया इसमें सबसे पहले देने की घोषणा की है और 10-10 लाख रुपया के हम 50 मेंबर बनाएंगे और 5 करोड़ रुपये से स्टेडियम बनाएंगे, जिसमें रहने की व्यवस्था, जो उपवा से आएंगे, भैया से आएंगे, बाहर से आएंगे, उनकी रहने की व्यवस्था, बाथरूम तैयार होना, पूरा स्टेडियम जैसा होता है वैसा बनेगा। लालबर्रा मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित जिले की प्रवेश स्थली देवनगरी ग्राम पंचायत कंजई में स्थित गायत्री शक्तिपीठ में 23 नवंबर को देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या के आगमन पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं निःशुल्क संस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें गायत्री मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजन अर्चन कर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आहुति डाली। ओम गुरुर्ब्रह्मा वंदनीय माता जी की, गौ माता की। हमारे इस पूरे विश्व के आध्यात्मिक विश्वगुरु परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा, जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की, माँ गायत्री को जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंचाया। देवत्व हिमालय से लेकर के गांव तक पहुंचाने वाले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी के पौत्र श्रद्धेय सैल दीदी और डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के सुपुत्र डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जो कि वैज्ञानिक हैं और दार्शनिक हैं और विभिन्न संस्थाओं में आज वो फिलासफर के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसी महान शख्सियत का बालाघाट की पावनधरा, बालाघाट की प्रवेश नगरी, आदर्श देवनगरी, हमारे गृह ग्राम कंजई शक्तिपीठ में आगमन हुआ कर रहे हैं। ऐसी महान विभूषी को आज हम सब ने सुना, देखा और उन सबका आशीर्वाद हमारे सभी लोगों ने यहाँ पे उपस्थित होकर के प्राप्त किया। सब लोग उनको अपने बीच में प्राकर के उद्भूत हुए हैं और धर्म का जागरण हुआ है, अध्यात्म का जागरण हुआ है। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत 22 नवंबर को 4 वर्षीय मासूम बच्चे को कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी अरुण पाटिल को पुलिस ने 23 नवंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर भेजा उप जेल। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता की शिकायत पर धारा 376 AB 342 पास्को एक्ट की धारा 5(6) के तहत मामला पंजीबद्ध कर पुलिस ने आरोपी अरुण पाटिल को ग्राम से धर दबोचा, जिसे थाने लाकर आवश्यक कार्यवाही को अंजाम देकर न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से उसे उपजेल वारासिवनी भेज दिया गया। सघन चेकिंग के बाद में प्रातः जो है तकनीकी, हमने इसमें तकनीकी उस पर भी सहायता ली, हमने साधनों का प्रयोग किया और प्रातः 8:30 बजे जो है आरोपी हमें दसरा टोला, जो लोहारा के पास ही दसरा टोला में जो खेत है उसकी बाड़ी में ये हमको मिला। अभी तक कोई पुराना रिकॉर्ड इसका मिला नहीं है, पहली अपराध दृष्टिगत। कितने वर्षीय है? 20 वर्ष आयु। इसमें अपराध क्रमांक 562/19 कायम किया गया है। धारा 376 AB 342 5/6 पास्को है। बीते एक पखवाड़े से लगातार महाराष्ट्र राज्य में सरकार बनाने की पहल शनिवार के दिन सुबह सुबह पूरी तरह गढ़ ली गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी के साथ गठबंधन की सरकार बना ली। एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। यह खबर लगते ही जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में खुशी की लहर व्याप्त हो गई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे जनमत की जीत बताया और मिठाइयां बांटी और खुशियां मनाई।
ये भी कहा था कि दिल्ली में नरेंद्र और बम्बई में, महाराष्ट्र में देवेंद्र, ये बनेंगे, जिस बात को संकेत समझना भी चाहिए। और वहीं पर उद्धव ठाकरे जी भी बैठे हुए थे, शिवसेना के प्रमुख, और इस बात को उन्होंने गलत ढंग से बाद में पेश किया। और वहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी ने मिलकर के बनाई है, और वो सरकार अब लंबे समय तक 5 साल तक चलेगी। जो बीच में एक खिचड़ी सरकार की एक कार्रवाई चल रही थी, प्रक्रिया चल रही थी, महाराष्ट्र की जनता उससे बच गई, और वहाँ पर अनिश्चितता का जो वातावरण पैदा हुआ था, आज वो स्थिरता में आ गया है। आज हम सब लोग इससे प्रसन्न हैं। भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी प्रसन्न है। वारासिवनी नगर में स्थित तहसील कार्यालय के सभा कक्ष में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 21 नवंबर से 3 दिवसीय मतदाता जागरूकता कार्यशाला का भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में प्रशिक्षण शिविर का प्रारंभ किया गया, जिसमें उपस्थित नगर व ग्रामीण के हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं कॉलेज के प्रोफेसरों द्वारा मतदाता को मतदान के लिए जागरूक करने का प्रशिक्षण दिया गया। मतदान, मतपत्र निर्वाचन करने सहित नुक्कड़ नाटक, सांप सीढ़ी, चौपाल के माध्यम से किस प्रकार मतदाता को सही उम्मीदवार का चयन करना है, जिसके संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन साक्षरता क्लब स्कूलों में गठित करना है, 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए और उच्च शिक्षा में कॉलेज के बच्चों के लिए। तो इसमें शासन की मानसिकता है कि बच्चे निर्वाचन की प्रक्रिया से भली भांति परिचित हों, ताकि निर्वाचन के प्रति जो मतदान कम होता है या मशीनों के प्रति जो अविश्वास लोगों का है, ठीक है, तो वह अविश्वास दूर हो। तो इसी तारतम्य में निर्वाचन आयोग ने 21 और 22 को BLO के लिए चुनाव पाठशाला का आयोजन किया था कि BLO अपने मतदान केंद्र पर जाकर चुनाव पाठशाला आयोजित करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। तो वो चुनाव पाठशाला में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, 14 वर्ष से कम उम्र वाले, वो सम्मिलित होने थे। 17 से लेके 18 वर्ष तक के जो स्कूल नहीं जाते वो सम्मिलित होने थे। फिर जो नगर के तुर्कर भवन में आज श्री सत्य साई सेवा संगठन के द्वारा श्री साईं बाबा का 94वां जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रातः ओमकारम सुप्रभातम के साथ नगर संकीर्तन निकाला गया। वहीं दोपहर में नए राम मंदिर में वृहद नारायण सेवा का आयोजन किया गया। वहीं शाम को तुर्कर भवन में दीप प्रज्वलन के साथ साईं कथा का आयोजन किया गया। इसके अलावा भजन कीर्तन, महामंगल आरती एवं अंत में महाप्रसाद का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम जो है प्रातः 5:15 बजे से लोगों के प्रारंभ हुए थे नगर संकीर्तन, और बालाघाट नगर का भ्रमण करते हुए, भजन के गीत गाते हुए वापस हम लोग इसी स्थल पे जो सायंकाल जो कार्यक्रम है वो 6:15 बजे से प्रारंभ हुए हम लोग के। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत चूँकि ये कार्यक्रम बहुत अनुशासितबद्ध कार्यक्रम है और संगठन ही अनुशासित है बहुत ज़्यादा, तो ये होने के कारण यहाँ टाइमली जिस प्रकार होना चाहिए वैसे 6:15 बजे से कार्यक्रम यहाँ पर स्टार्ट हो गए थे। कलेक्टर दीपक आर्य ने आज 23 नवंबर को मोती तालाब गार्डन का भ्रमण कर निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश वाघमारे एवं उपयंत्री सुरेंद्र राहंगडाले से मोती तालाब गार्डन के सौंदर्यीकरण के संबंध में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मोती तालाब एवं पार्क में स्वच्छता बनाए रखने के लिए अनावश्यक झाड़ियों को हटाने के निर्देश दिए। मोती तालाब का निरीक्षण इस उद्देश्य से किया गया, जैसे पहले तो मेरा निरीक्षण मैंने आज सारे शहर का निरीक्षण किया था। उसका कारण था स्वच्छता अभियान में थोड़ा सुधार करना, जो अभियान में हमारे तरफ चला उसे गति देना और शहर को स्वच्छ बनाना। उस संदर्भ में कई सारी चीज़ों में हम लोगों ने आज कुछ निर्णय लिए हैं जो कि आपको कुछ दिनों में इम्प्लीमेंट होते हुए दिखेंगे और शहर स्वच्छता की ओर बढ़ेगा। उसी क्रम में मोती तालाब जो कि एक बड़ा ही खूबसूरत सा, बड़ा ही सुंदर सा एक स्थल यहाँ पर है, उसमें आज मैंने देखा कि निर्माण की आवश्यकता उतनी नहीं, उसके रखरखाव की आवश्यकता ज़्यादा है। तो हम लोगों ने भी ये निर्णय लिया है कि उसके सबसे पहले तो उसकी साफ़ सफाई की जाएगी, जो कि बहुत ही कम दर में की जाएगी नगर पालिका के माध्यम से। नगर पालिका कोई एजेंसी को, किसी एजेंसी को आउटसोर्स करके, और उसमें जो झाड़ियाँ इत्यादि लगी हुई हैं उनको कटवाने का कार्य किया जाएगा। उसके बाद
सामने की उसकी फ्रंट रेलिंग लगाई जाएगी उसमें, जो कि विजिबल होगी। हमारा प्रयास ये है कि रोड पे आते जाते व्यक्तियों को मोती तालाब दिखेगा तो बड़ा अच्छा होगा। बहुत बड़ा प्लान हम लोग नहीं कर रहे हैं, बस छोटे छोटे प्लान से मोती तालाब को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। जिले में ई नगर पालिका पोर्टल के माध्यम से कंप्यूटराइज्ड प्रणाली लागू की गई है। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास ने निर्देशित किया है कि निकायों के सभी लेखों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही संधारित करें। सभी प्रकार की स्वीकृतियां, भुगतान एवं प्राप्तियां ई नगर पालिका पोर्टल के माध्यम से ही करने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि बजट के अनुसार ही स्वीकृतियां जारी करें। सभी स्वीकृति ऑनलाइन जारी होगी। भुगतान के लिए निर्माण कार्य एवं खरीदी से संबंधित सभी देयक निर्माण एजेंसी अथवा विक्रेता द्वारा स्वयं सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे। छोटे खर्चों के देयक भी प्राप्त होते ही लेखापाल द्वारा सॉफ्टवेयर में दर्ज किए जाएंगे। पहले प्राप्त होने वाले देयकों का भुगतान पहले किया जाएगा। प्रदेश में खिलाड़ियों को अब शासकीय नौकरी में 5% आरक्षण का लाभ मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में लगातार पदक हासिल करने के बाद भी खिलाड़ियों को नौकरी से वंचित रहना पड़ता है, जो अब नहीं होगा। शासकीय नौकरियों में खिलाड़ियों को 5% आरक्षण का लाभ मिल सके, जिससे एक बार फिर प्रदेश में खिलाड़ियों को नौकरी के बेहतर अवसर प्रदान होंगे। पतंजलि व्यवसायी बाबा रामदेव पर भड़काऊ बयान दिए जाने का आरोप लगाते हुए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने शनिवार को कोतवाली थाने में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बाबा रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की है। कोतवाली थाना प्रभारी विजय परस्ते को सौंपे गए इस ज्ञापन में संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि पतंजलि व्यवसायी बाबा रामदेव ने बहुजन समाज के महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और रामास्वामी पेरियर नायकर के बारे में अपशब्दों का उपयोग करते हुए महापुरुषों का अपमान किया है। हम लोगों ने ये ज्ञापन सौंपे। बाबा रामदेव ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है उसके ऊपर हम लोगों ने ज्ञापन सौंपे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो बाबा रामदेव ने बहुजन महापुरुषों के विचारधाराओं को उन्होंने बोला कि वैचारिक आतंकवाद फैला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बाबा रामदेव से कि 5000 सालों से दलितों को, शूद्रों को उन्होंने हम गुलाम बना के रखा। हम बाबा साहब की विचारधाराओं को चलते हुए हम अपने लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और आज समाज एक साथ खड़ा हो गया तो उनको लगता है कि हम वैचारिक आतंकवादी हैं। अगर वैचारिक आतंकवादी तो वो लोग हैं जिन्होंने 5000 साल से गुलाम बना के रखा। ऐसे लोगों के साथ बाबा रामदेव जो काम कर रहे हैं ये गलत काम कर रहे हैं और उन्होंने पेरियर के ऊपर। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष चरण दास ने बताया कि पतंजलि व्यवसायी बाबा रामदेव द्वारा पूरे बहुजन महापुरुषों सहित रामास्वामी पेरियार और भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर के विचारों व उनके अनुयायियों को वैचारिक आतंकवाद बताया है। आज हम सब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तहसील शाखा के अंतर्गत और विभिन्न संगठन और समाज बंधु यहाँ पर पुलिस थाने में जो कि पतंजलि व्यवसायी बाबा रामदेव इनके द्वारा पूरे बहुजन महापुरुषों के ऊपर और विशेषकर बाबा रामास्वामी पेरियार जी और आधुनिक भारत के निर्माता बुद्धिस्ट बाबा साहब अम्बेडकर जी, इनके विचारों को उन्होंने और इनके अनुयायियों को वैचारिक आतंकवाद बताया, जिससे हमारा समाज, संगठन और पूरे देश के बहुजन मूल निवासी लोग आक्रोशित और आहत है। इसके लिए हम उनके ऊपर संवैधानिक दायरे के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने के लिए FIR दर्ज करने आए ताकि दोबारा वो ऐसी पुनरावृत्ति ना करें, जिससे देश में अमन भाईचारा बना रहे। कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया कि सोसाइटी से जुड़े लोगों ने एक CD व ज्ञापन सौंपते हुए बाबा रामदेव के ऊपर FIR दर्ज कराने की मांग की है। शिकायत की जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोगों ने जो बालाघाट से बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा एक शिकायत दी गई है, साथ में एक CD भी दी गई है। उनका यह आरोप है कि बाबा रामदेव के द्वारा जो है भीमराव अम्बेडकर के विरुद्ध कुछ अपशब्दों का या ऐसा अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उस संबंध में जो है दी गई शिकायत पर जांच के दौरान जो है कार्रवाई की जाएगी। जो भी कार्रवाई होगी वो आपके समक्ष। अखिल भारतीय गढ़वाल समाज महासभा द्वारा अखिल भारतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले इस युवक युवती परिचय सम्मेलन में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे, जिसकी रूपरेखा बनाने के लिए अखिल भारतीय गढ़वाल समाज महासभा युवा प्रकोष्ठ की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। शनिवार को अम्बेडकर चौक स्थित अम्बेडकर पार्क में आयोजित इस बैठक में 8 दिसंबर को नूतन कला निकेतन में आयोजित होने वाले इस राष्ट्र स्तरीय अखिल भारतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन की रूपरेखा बनाई गई। अखिल भारतीय गढ़वाल समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन 8 दिसंबर 2019 दिन रविवार नूतन कला निकेतन बालाघाट में युवा प्रकोष्ठ गढ़वाल महासभा द्वारा आयोजित है। इस पुनीत कार्य में सारे युवक युवतियाँ अपने पेरेंट्स के साथ यदि इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं तो ये समाज के लिए बहुत ही अच्छा। और अभी चूँकि अब तुलसी 11 हो चुका है और तुलसी 11 के बाद क्या होता है कि अभी तक बालाघाट में समाज का कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ। ये पहली बार है गढ़वाल समाज का परिचय सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पे बालाघाट में होने जा रहा है। और अभी अब शादियों के सीज़न, अभी जैसे मेरे कहाँ के लोग शामिल होंगे इसमें सभी क्षेत्र से, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, जहाँ भी हमारे समाज के लोग निवास करते हैं उनका सबका भरपूर सहयोग मिल रहा है और सबके आने की अपेक्षा है। और विधान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नंदिनी उइके की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में वेल्किन सोसाइटी शाखा समिति मर्यादित बालाघाट मोतीनगर के अभिकर्ता देवेंद्र कुमार गौतम को 6 माह का सश्रम कारावास और 2,60,000 रुपए फरियादी राजन सिहोर को भुगतान करने के आदेश दिए हैं। राजेंद्र सिहोर वार्ड नंबर 24 कोसमी बालाघाट द्वारा परिवाद पेश किया गया था, जिसके अनुसार देवेंद्र कुमार गौतम निवासी पीपरझरी के विरुद्ध वेल्किन सोसाइटी साख समिति मर्यादित बालाघाट शाखा मोतीनगर द्वारा 2,34,000 जमा करवाए गए थे। 10 जनवरी 2019 को राजन को पैसे की आवश्यकता पड़ी, जिस पर उसने पैसे निकालने की बात कही। इस दौरान देवेंद्र गौतम द्वारा उसे 2,60,000 रुपए का चेक दिया गया, जिसे बैंक में जमा करने पर राशि नहीं होने की जानकारी दी गई और चेक बाउंस हो गया। उसके बाद राजन द्वारा परिवाद पेश किया गया, जिस पर देवेंद्र गौतम को 6 माह कारावास की सजा से दंडित किया गया। जिले की मलाजखंड थाना अंतर्गत मंडई रोड पर ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 21 नवंबर की शाम को समर सिंह उइके और अमर सिंह निवासी सुकतर्रा ट्रैक्टर सुधारने सुकतर्रा से पोनी आ रहे थे। इस दौरान बघेरा घाटी मलाजखंड के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान समर सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। कटंगी नगर में श्रद्धेय चिन्मय पंड्या का सानिध्य समागम प्रेरणा प्रवचन शासकीय चिकित्सालय मैदान में आयोजित हुई, जिसमें धार्मिक, आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक जगत के धर्मावलंबी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। डॉक्टर चिन्मय पंड्या द्वारा मंच में मां गायत्री की प्रतिमा श्री राम आचार्य एवं माताजी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजन किया। इसके बाद जिला संयुक्त समन्वय समिति गायत्री परिवार जिला बालाघाट के द्वारा पंड्या जी का पुष्प गुच्छ द्वारा स्वागत किया गया। ये वो पवित्र स्थान है भाई साहब, जहाँ पर हम लोगों को आने का सौभाग्य इसलिए मिल रहा है क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव स्वयं यहाँ पर 18 दिसंबर 1981 को उस गायत्री शक्तिपीठ में प्राण प्रतिष्ठा करके गए, जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं। और गुरुदेव ने जो गायत्री परिवार की स्थापना करी, उसकी स्थापना के पीछे बड़ा स्पष्ट उद्देश्य था। उद्देश्य था कि मनुष्य जो है उसके अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। यदि अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को पहचान ले, महानता को पहचान ले, तो एक व्यक्ति पूरी सृष्टि को बदल पाने की सामर्थ्य रखता है। और यज्ञ की उस प्रक्रिया का उद्देश्य भी वही है कि यज्ञ की विभिन्न कर्मकांडों के माध्यम से केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना घर घर शौचालय का किस तरह से शहर के भीतर माहौल उड़ रहा है, उसके खुले प्रमाण शहर के वार्ड नंबर 13 सागुन वन में दिखाई दे रहा है। पद्मेश की टीम से चर्चा के दौरान स्थानीय जनों ने बताया कि 2 वर्ष पहले एक ठेकेदार आया, जिसने वार्ड वासियों से 1500 रुपए लेकर वार्ड के आधा सैकड़ा लोगों के शौचालय निर्माण करवा दिया, लेकिन समय बीतने के बाद आज तक वह राशि नहीं लौटाई गई। न ही शौचालय बनाने के लिए मिलने वाले 12,000 रुपए उनके खाते में आए।
राशि तो नहीं मिली, परंतु क्या जब शौचालय का आदेश आया था पिछले मरतबा 17-18 की बात है, तो शौचालय बना जरूर था, परंतु जो ठेकेदार था वो ठेकेदार 1500-2000 रुपये लिया, परंतु 12,000 शासन के हिसाब से है कि शौचालय बनने के बाद 12,000 मिलना चाहिए, परंतु हमारे मोहल्ले के किसी भी वार्डवासी को शौचालय का 12,000 रुपये नहीं मिला है। हालांकि 1500 या 2,000 रुपये देकर शौचालय बनवाया है, परंतु आज तक ये राशि किसी को नहीं मिला। आप लोगों ने पैसे दिए हो बनाने के लिए? हाँ दिए। और कितने घर होंगे यहाँ पर? यहाँ लगभग 70-80 घर के। सभी ने पैसा दिए? सभी ने पैसा दिए। पैसा देने के बाद में बनाया गया? हाँ, पैसा देने के बाद शासन का पैसा एक भी नहीं मिला? पैसा नहीं लगा है। जहाँ तक शौचालय बनाने की बात है तो 1500 या 2,000 रुपये लिया गया था हमसे, 1500 या 2,000। वार्ड की एक अन्य महिला बताती है कि शौचालय बनाने के बदले में ठेकेदार के द्वारा 1500 रुपए लिए गए। जब उन्होंने शौचालय योजना की राशि देने की बात कही तो ठेकेदार ने मना कर दिया। आपके यहाँ शौचालय बने हैं? हाँ बना है, 1500 रुपया लिए जब बना है। 1500 रुपये आपने दिए बनाने वाले को, 12,000 रुपये देने का प्रावधान है, वो आपको नहीं मिला पैसा? नहीं। तो पैसे के लिए कभी बोले आपने? हमने बोले थे ठेकेदार को, तो ठेकेदार ने बोला कि अब नहीं मिलता, ऐसा बोल दिया ठेकेदार ने। नगर पालिका में किसी से बात की है? नहीं, नगर पालिका में नहीं की। तो आपके यहाँ बना है कितने साल हो गए? 1.5 साल हो रहा है। शौचालय निर्माण की राशि लेना और योजना का लाभ नहीं देने के विषय में नगर पालिका के सीएमओ दिनेश वाघमारे बताते हैं कि इस विषय में उन्हें जानकारी पद्मेश न्यूज के माध्यम से मिल रही है। जल्द ही संबंधित कर्मचारी से बात की जाएगी और वार्ड वासियों को योजना का लाभ दिलाया जाएगा। शौचालय उन लोगों ने बनवाया तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया होगा कि इस योजना में घर घर शौचालय जो निर्माण होने थे, अगर उनका पंजीयन होगा, वो पंजीयन अगर उनका है तो आप मेरे पास उनको बता दीजिएगा, उनके साक्ष्य देख के उनको जो भी शासन की योजना का लाभ भी दे दूँगा। बहुत अच्छी बात है कि वो अपने स्लम एरिया में उन लोगों ने शौचालय बनाया, उसको उपयोग कर। सर, इस पर ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई हो सकती है? अगर ऐसे कोई साक्ष्य मिलेंगे तो हम ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई। शहर के सागौन वन वार्ड नंबर 13 में शौचालय योजना के जिस तरह से कथनी और करनी का पता चल रहा है, उससे शहर को ओडीएफ प्लस बनाने की योजना पर धक्का लग सकता है, क्योंकि चंद रोज बाद सर्वे की टीम शहर में आएगी और सबसे पहले इन बस्तियों का निरीक्षण करेगी, जिसमें स्थानीय जन उनके साथ हुई ठगी को बयां कर सकते हैं। देखना अब यह है कि नगर पालिका शौचालय योजना पर उठ रहे सवाल को कितने जल्दी सुलझा लेती है। बालाघाट से पद्मेश न्यूज के लिए कमल कोडले की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 63 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या, खून से सना मिला शव, लालबर्रा के बोरी टोला की घटना। 8वीं के बाद बंद हो जाती है दिव्यांग छात्रों की पढ़ाई, जिले में नहीं सुविधाएं, भोपाल, इंदौर, नागपुर तक नहीं पहुंच पाते छात्र। दर्ज संख्या में अटक गई पढ़ाई, एक कमरे में 5 कक्षाओं को पढ़ा रहे एक शिक्षक। बूढ़ी तालाब से हटेगा अतिक्रमण, नगर पालिका जल्द शुरू करेगा मुहिम। रंगारंग समारोह के साथ 17वें बाल महोत्सव का हुआ समापन, 26 स्कूल के छात्र हुए शामिल। 4 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का आरोपी पहुंचा वारासिवनी उपजेल। प्रदेश शासन का फैसला, खिलाड़ियों को शासकीय नौकरियों में मिलेगा 5% आरक्षण। धूमधाम से मनाया जा रहा सत्य साईं बाबा का 94वां जन्मोत्सव, श्री सत्य साईं सेवा संगठन का आयोजन। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति डॉक्टर चिन्मयानंद का हुआ स्वागत, जिले भर में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।